नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट है आज की 23 मार्च 2022 और देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल आइडिया पेज से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखो, फर्स्ट आर्टिकल है द रियल टेस्ट। कल हमने इसके बारे में एक्सप्लेन पेज पे डिटेल भी ली थी, पर यहाँ पर कुछ ओपिनियन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस आर्टिकल को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम जानेंगे कि जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए जो एंट्रेंस टेस्ट का जो आइडिया है वो अब फाइनली कहीं ना कहीं कल्मिनेशन की तरफ है, इम्प्लीमेंटेशन की तरफ है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इस आर्टिकल को देखेंगे। दूसरा कि हमारे यहाँ पर जिस तरीके से वॉर के साइड इफ़ेक्ट्स हम देख रहे हैं, उनमें एक साइड इफ़ेक्ट है फर्टिलाइज़र्स की जो प्राइस है उसमें हाइक होना। उसके क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं वो समझेंगे। एक यहाँ पर कि रशिया ने जो यूक्रेन में इन्वेजन किया है, उस इन्वेजन के खिलाफ में आईसीजे के क्या ऑर्डर हैं वो समझेंगे और उनके मायने क्या है वो समझेंगे। और लास्ट आर्टिकल रहेगा वो ये वुमेन इन पुलिस। इस आर्टिकल में हम देखेंगे कि केवल होल वुमेन पुलिस स्टेशन, ऑल वुमेन पुलिस स्टेशन बनाने से कुछ नहीं होगा। आप नंबर ऑफ वुमेन पुलिस पर्सनल्स हैं वो राइज करो। उस पॉइंट ऑफ व्यू से इस आर्टिकल को एक बार देखेंगे। तो 4 आर्टिकल से चारों को देखते हैं डिटेल में। फर्स्ट आर्टिकल है दैट इज द रियल टेस्ट। देखो, अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी की अगर काउंसलिंग हो, अगर जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसके हिसाब से, तो आपको पता है 100% तक क्वालिफाइंग मार्क्स चले जाते हैं कि भाई 12th में आपके पास में 100% मार्क्स हैं तो आपको एडमिशन मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। तो ये अपने आप में कितना ज़्यादा कितनी ज़्यादा अनप्रैक्टिकल अप्रोच लग रही है यहाँ पे कि भाई किस तरीके से आप 100% तक स्कोर करवा सकते हो। क्या किसी के एक नंबर भी नहीं कटा होगा जिन्होंने एडमिशन लिया है? तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए यूजीसी ने कल अपनी तरफ से एक अनाउंसमेंट किया है कि जो अभी कमिंग सेशन होगा उसमें 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए जो भी अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ के लिए स्टूडेंट जाएंगे, उनको 12th क्लास के जो बोर्ड एग्ज़ाम में आए हुए मार्क्स हैं उनके बेसिस पर एडमिशन ना मिलने की बजाय एक कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है वो कंडक्ट किया जाएगा और उसकी लैंग्वेज भी 13 होंगी। और इससे क्या होगा कि 12th क्लास में जो बोर्ड एग्ज़ाम में मार्क्स लाने की जो मारामारी है, जिसके चलते स्टूडेंट्स जो हैं वो कहीं ना कहीं अंडर प्रेशर आ जाते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है, कि भाई मुझे उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो इतना मुझे स्कोर करना ही पड़ेगा। तो वो चीज़ें क्या हो जाएंगी अब कहीं ना कहीं बर्डन को रिड्यूस करने वाली। तो ऐसे में 3 इंपॉर्टेंट आउटकम्स हम यहाँ पे समझ सकते हैं। एक तो ये कि 12th क्लास के जो बोर्ड मार्क्स हैं उनको रिप्लेस कर दिया गया है इस कॉमन एग्ज़ाम से। दूसरी चीज़, ये एग्ज़ाम कंडक्ट होगी, ये लगभग 13 डिफरेंट लैंग्वेजेस में होगी और उन 13 लैंग्वेजेस में कोई भी लैंग्वेज ऑप्ट की जा सकती है कि हाँ भाई मेरा मीडियम ऑफ अपीयरेंस इन एग्ज़ाम ये रहेगा। तीसरा ये कि जो मल्टीपल एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाते हैं अलग अलग सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, तो उनकी बजाय अब एक सिंगल एग्ज़ाम कंडक्ट कराई जाएगी और उस एग्ज़ाम के स्कोर के बेसिस पे वो अपनी अपनी कॉलेजेस में जो भी स्टूडेंट जिस भी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज में इंटरेस्टेड है वहाँ जा करके अपनी एनरोलमेंट फिल कर सकता है और काउंसलिंग के बेसिस पे उसको वहाँ पे सीट मिल जाएगी। तो ये 3 इंपॉर्टेंट प्रोविज़न हैं। तो देखो, यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट की, ये कोई पैनेशिया नहीं है। दैट मीन्स कोई रामबाण इलाज नहीं है जो प्रॉब्लम है उसकी। हाँ, ये बात ठीक है कि जो टारगेट है हमारा एजुकेशन में, हायर एजुकेशन में इक्वालिटी एंड क्वालिटी एजुकेशन प्रमोट करना, उसके लिए ये एक कदम भले ही हम बोल सकते हैं बट एक मैजिक बुलेट नहीं है। कैसे नहीं है वो जानते हैं। देखो, अगर हम जिस टेस्ट की हम बात कर रहे हैं कॉमन एंट्रेंस टेस्ट की, ये इसकी डिज़ाइनिंग पर बहुत ज़्यादा एक डिपेंडेंसी रहेगी कि कहीं पर किसी पर्टिकुलर बोर्ड एग्जाम, मान लो कि कोई भी किसी एक स्टेट से पढ़ करके बच्चा आ रहा है 12वीं क्लास करके, उसकी एजुकेशन सिस्टम से अगर मैच करता हुआ अगर आपने तैयार कर दिया आपका एग्ज़ाम का पैटर्न या एग्ज़ाम में क्वेश्चंस, तो ऐसे में उस स्टूडेंट को तो फेवर हो जाएगा, बाकी दूसरों को नुकसान हो जाएगा। तो इसमें एक छोटा सा एग्जाम्पल दे करके यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि भाई टेस्ट की जो स्ट्रक्चर है ना वो बहुत ज़्यादा मैटर करेगी। बेशक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने 2020 की जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसमें रिकमेंडेशन थी कि अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए जो भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने जा रहे हैं बच्चे, उनके लिए एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होना चाहिए। तो ऐसे में उसी को ध्यान में रखते हुए हाई क्वालिटी कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट भी रखा जाएगा, लैंग्वेजेस का टेस्ट भी है। इसमें 3 लेवल
एग्ज़ाम टेस्ट कंडक्ट कराने की बात की गई है। पहला तो लैंग्वेज बेस है, दूसरा डोमेन बेस है। डोमेन का मतलब आप किस स्पेशलाइजेशन में अंडर ग्रेजुएशन लेना चाहते हो या फिर जो आपका ग्रेजुएशन कोर्स है वो करना चाहते हो। और तीसरा आपका रहेगा जनरल नॉलेज का, जिसमें आपसे जीके, क्वांट एप्ट, रीजनिंग, करंट अफेयर्स, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस 3 टियर स्ट्रक्चर, 3 पेपर वाले स्ट्रक्चर के बेसिस पे एग्जाम कंडक्ट होगा। कल वाला आप न्यूज़पेपर जो है एक्सप्लेन पेज वाला पोर्शन वो आप जरूर देख लेना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा, या आप वीडियो सेक्शन में चले जाओ और वहां पर आप देख सकते हो, कल का ही वीडियो है, ठीक है, जिसमें मैंने थंबनेल पे भी नाम डाला हुआ है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम या एंट्रेंस टेस्ट। इसके आगे आप देखो कि एक डाउट ये क्लियर किया, एक तो स्ट्रक्चर वाला हो गया, दूसरी चीज ये आ जाती है कि जब एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट कराए जाते हैं तो उसमें कोचिंग इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा फ्लोरिश होती है, कि जो हैं स्टूडेंट्स जो हैं, ये तो चलो आज के टाइम पे यूट्यूब का ज़माना है तो आपको फ्री में बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन मिल जाती है। फ्री तो क्या मतलब, कुछ आपको रिचार्ज करा करके करना पड़ता है। इस पर भी डिजिटल डिवाइड का इम्पैक्ट है कि जिन स्टूडेंट्स के पास में मोबाइल फ़ोन नहीं है वो कैसे करेंगे, राइट। पर पॉइंट यहाँ पर आ रहा है कि कोचिंग इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा प्रोमोट हो जाती है जब एंट्रेंस टेस्ट की बात करें। जैसे आप देखो नीट, जेईई, इन एग्ज़ाम्स में कितना ज़्यादा कोचिंग जो सेक्टर है वो कितना ज़्यादा फ्लोरिश हो रहा है लगातार, ठीक है। इसके अलावा ये एग्ज़ाम कंडक्ट कौन कराएगी? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो ऑलरेडी जेईई मेंस का एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है और यूजीसी नेट का एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, ठीक है। तो देखने को तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक तरीके से इस टेस्ट में जो स्कोर आएगा उसके बेसिस पे एडमिशन मिलेगा। पर प्रॉब्लम तो फिर वहीं की वहीं आके खड़ी हो गई कि जिस तरीके से 12 साल की जो स्कूलिंग की है एक बच्चे ने, उस 12 साल की स्कूलिंग को अगर आप बिल्कुल इग्नोर करते हो तो भी ठीक बात नहीं है। दूसरा, अगर ये जो CUET टेस्ट आप कंडक्ट करो, इसमें अगर स्कोर को लेकर के अगर कंपटीशन हो जाता है तो फिर बात तो वो की वही होगी ना कि भाई पहले तो 12वीं में आप 100% स्कोर्स की बात करते थे, अब CUET एग्जाम में स्कोर्स की बात कर लोगे। इसका मतलब कि प्रॉब्लम तो वहीं की वहीं आ गई। तो क्या करने की ज़रूरत है? एक तो 12th के जो मार्क्स हैं उनको वेटेज देना चाहिए, और उसके लिए देखो इस पर्टिकुलर प्रोविज़न में ये जो अभी अनाउंसमेंट हुई है इसमें रखा भी गया है कि जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं वो अपने यहाँ पर CUET के बेसिस पे अंडर ग्रेजुएशन में जो लोग भी एडमिशन के लिए आते हैं उनके 12th के मिनिमम मार्क्स को आप डिक्लेयर कर सकते हो कि कम से कम इतना % होना चाहिए, फिर उसके बाद में आपका CUET का स्कोर देखा जाएगा, ठीक है। तो ये प्रोविज़न किया जा रहा है। पर सवाल ये है कि ये कंपटीशन है ना CUET वाला, ये तो एग्जैक्टली वैसा ही हो जाएगा जैसे 12th के मार्क्स का होता था। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पर जो सप्लाई साइड है ना, जहाँ पर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की बात करें, एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, तो ऐसे में क्वालिटी इंस्टीट्यूशंस के नंबर्स है ना वो बहुत ही कम है, वो राइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो केवल एक सिंगल पीस रिफॉर्म लाने से सब कुछ ठीक नहीं होगा, हमें लार्जर प्रोस्पेक्ट को समझना होगा। जो स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं हमारे एजुकेशन सिस्टम में उनको करेक्ट करना होगा। आज हमारे देश की ज़्यादातर पॉपुलेशन यंग एज कैटेगरी में है, तो एजुकेशन ही उनकी एस्पिरेशंस को फुलफिल कर सकती है। और एजुकेशन के लिए सबसे ज़रूरी क्या है कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेजेस के ऑप्शंस अवेलेबल हो जहाँ पर वो क्वालिटी एजुकेशन ले सकें। आज अगर हायर एजुकेशन की बात करें ना, तो हमारे यहाँ पर हायर एजुकेशन में एनरोलमेंट 2015 से 2021 के बीच में लगभग 11% राइज देखने को मिला है। तो ऐसे में ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस को अटेंड करने के लिए रेडी हैं और वो चाहते भी हैं। तो जो डिजर्विंग स्टूडेंट्स हैं ना, जो वाकई में क्वालिटी रखते हैं अपने साथ में, जो पढ़ाई अच्छे से करते हैं, उनको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की जो एक वैरायटी है या ऑप्शंस हैं वो ज़्यादा मिलेंगे तो ठीक रहेगा। नहीं तो फिर 12th मार्क्स को रिप्लेस करने के चक्कर में CUET आप टेस्ट कंडक्ट कराओगे, इसमें कंपटीशन आ जाएगा बहुत बुरा। तो ऐसे में फिर जो आपका टारगेट है कि भाई 100% स्कोर कैसे जा सकता है, 100% कट ऑफ वाला, तो वो तो फिर बाद में यहाँ पर 100% कट ऑफ में आप पहुँच जाओगे। तो पॉइंट क्या है कि प्रॉपर इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, प्राइवेट सेक्टर का भी, पब्लिक सेक्टर का भी, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ को ओपन करने में। साथ में क्वालिटी एजुकेशन देने की बात हो गई। बाकी तो देखो ये ही अपने आप में इस टेस्ट का खुद का एक क्रूशियल टेस्ट होने वाला है कि जो 12th क्लास के मार्क्स के बेसिस पे जो एडमिशन होता था उसको क्या ये टेस्ट जिस टारगेटेड मैनर में इस टेस्ट को लॉन्च किया जा रहा है उस टारगेटेड मैनर में ये काम कर पाएगा, टाइम बताएगा।
तो ऐसे में ये कुछ कंसर्न्स थे एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड, कुछ रिफॉर्म्स थे, वो हमने देख लिया। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल ऑफ वॉर एंड प्राइसेस। इसमें देखो सिंपल सी बात ये है कि रशिया ने यूक्रेन को इन्वेड किया, ब्लैक सी एकदम चौक हो गया, वहाँ से इंटरनेशनल कम्युनिकेशन बहुत हद तक रुका हुआ पड़ा है। ऐसे में रशिया और यूक्रेन से जो एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ इंटरनेशनली एक्सपोर्ट होती हैं वो उनका एक्सपोर्ट रुक गया। उसका फ़ायदा ये है कि हमारे यहाँ से एग्री कमोडिटीज़, चाहे फिर आप देखो वीट, मस्टर्ड, मेज़, बार्ली, इनकी बात करो, या फिर कॉटन, मेज़, सोयाबीन, ग्राउंडनट, सेसमम, सनफ्लावर, इनकी बात कर लो, इन सब में एक्सपोर्ट का स्कोप खुला है। जिसमें अभी आपको पता है मार्च मिड से रबी की हार्वेस्टिंग हो गई, कटाई हो गई सरसों की, इनकी गेहूं की, ठीक है, या जौ की। तो इनकी कटाई के बाद में इंडिया के पास में अभी देखें तो अभी फ़िलहाल तो बम्पर हार्वेस्ट हुआ है, अच्छा प्रोडक्शन हुआ है हमारे यहाँ पे, तो फार्मर्स को डेफिनेटली इसका बेनिफिट पहुंचेगा। दूसरी तरफ ये जो दूसरी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के बेसिस पे जो एग्री कमोडिटीज़ प्रोड्यूस हो रही हैं, उनकी भी डिमांड मार्केट में बड़ी डिमांड जो है वो फुलफिल नहीं हो पा रही है, दैट मीन सप्लाई प्रॉपर नहीं है। तो एक तो हम क्या कर सकते हैं कि जहां वाटर गजलिंग जो भी क्रॉप्स हैं, जहां पर पानी की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, उनकी बजाय हम कम पानी की जो फसलें हैं उनकी तरफ हमारे फार्मर्स को पुश कर सकते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा, एक तो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन आएगा। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन ही सॉइल सस्टेनेबिलिटी का एक बड़ा फैक्टर है जिस पर हमें ध्यान देना है। बाकी और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं पर उनमें से एक है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। इससे क्या है, फार्मर्स को एक तो अपॉर्चुनिटी मिलेगी इंटरनेशनल मार्केट में डिफरेंट क्रॉप्स के मार्केट में पार्टिसिपेट करने में, उनको रिटर्न अच्छा मिलेगा, एक्सपोर्ट राइज होगा, इंडिया की अपनी जो जीडीपी है या फिर अपना जो कहते हैं ना कि बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो भी हमारे फेवर में जाएगा। बहुत सारी चीज़ें इसके साइड में अपने ऐड होती चली जाती है। तो ये तो देखो सिल्वर लाइन है। अब बात ये है कि क्या यहीं पर हमारी अच्छी बातें शुरू खत्म हो गई? बिल्कुल भी नहीं। फर्टिलाइजर एक है जो कहते हैं ना रूम इन द एलिफेंट इन द रूम, दैट मीन्स कि कहीं पर अगर सबसे बड़ी समस्या है ना तो वो है अभी फर्टिलाइजर। इंडिया बहुत ही मतलब हमारे यहाँ पर फर्टिलाइजर्स के लिए हम ज़्यादातर इंपोर्ट्स पे डिपेंडेंट हैं, और इंपोर्ट्स में यूरिया और डीएपी, इनके प्राइसेस है ना 3-3, 4-4 गुना बढ़ चुके हैं पिछले साल के कंपैरिजन में। अभी पिछले साल यूरिया के भाव थे $400 के हिसाब से, पर टन के हिसाब से, और इधर आप देख सकते हो डीएपी, ठीक है, डाई अमोनियम फॉस्फेट, इसके भाव थे $500 पर टन के हिसाब से। अब आप देख लो ये तो 3 गुना हो गया है, 1200, इधर डीएपी हो गया है 1300। अब आप समझ लो कितना महंगा हो गया। तो ऊपर तो हमने फायदे की बात की थी ना, अब नुकसान भी देख लो साथ साथ में। इसके अलावा म्यूरिएट ऑफ पोटास, एमओपी, ये भी हम इंपोर्ट करते हैं, इसके भी प्राइसेस हैं $247 से बढ़कर के $592 पर टन तक पहुंच गए हैं। फॉस्फोरिक एसिड, इसके भाव देख लो, सल्फर के भाव देख लो, अमोनिया के भाव देख लो, ओवरऑल फर्टिलाइजर्स के भाव हम समझ सकते हैं। अब इसमें कारण क्या है, रशिया जो है ना वो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा यूरिया जो है वो एक्सपोर्ट करता है, जहां पर सैंक्शंस लग गए, इस वजह से यूरिया की सप्लाई रुक गई। दूसरा, बेलारूस की बात कर लो तो बेलारूस वर्ल्ड में जितना ट्रेड होता है ना म्यूरिएट ऑफ फॉस्फेट, एमओपी का, उसमें 40% कॉन्ट्रीब्यूशन है, और बेलारूस रशिया का सपोर्टर है ना, तो वो भी कहीं ना कहीं इस तरीके से इंटरनेशनल ट्रेड में अभी पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। इसके अलावा डीएपी की बात कर लो तो रशिया वर्ल्ड में जितना भी एक्सपोर्ट होता है ना डीएपी का, उसमें से टॉप 5 में से एक कंट्री है। तो हर तरीके से आप देख लो कि इस वॉर का कितना नेगेटिव इफेक्ट है हमारे यहाँ पर। तो भाई आप करें तो करें क्या? तो राइट एडिटर हैं वो 3 सजेशन दे रहे हैं। पहला, हमें दूसरे ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना चाहिए, जैसे कि देखो रशिया से ये वॉर कब खत्म होगा, कब इससे सप्लाई आएगी ग्लोबल चेन में, ये फिर से पार्टिसिपेट करेगा, पता नहीं कब करेगा। तो ऐसे में हमें बेटर ऑप्शंस, फॉर एग्जाम्पल कनाडा, इजराइल, जॉर्डन, इनसे कांटेक्ट करना चाहिए पोटाश के लिए। सऊदी अरब, मोरक्को, सेनेगल, ट्यूनीशिया, टोगो और इजिप्ट, इन कंट्री से कांटेक्ट करना चाहिए फॉस्फेट के लिए। इससे क्या है कि हमें सस्ते में दूसरे ऑप्शंस अवेलेबल हो जाएं तो ज़्यादा ठीक रहेगा, और गवर्नमेंट के जो चैनल्स हैं उनको यूज़ किया जाए, ठीक है ना, क्योंकि देखो सीधी बात डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट्स तो है ही, तो इंडिया वहाँ से एंगेज कर सकता है, इंडियन गवर्नमेंट। ओके, डीएपी के लिए हम हमारी रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हैं एक बार तो चाइना से, क्योंकि परिस्थितियां जब एडवर्स हो तो उस केस में एक बार दुश्मन से भी थोड़ी बहुत दोस्ती कर लेनी, अगर जरूरत पड़े तो कर लो, ठीक है। और वैसे भी ट्रेड रिलेशन हमारे इतने गिरे हुए नहीं है,
ठीक है, ट्रेड रिलेशन तो अभी भी आज हमारा जो इंटरनेशनल ट्रेड की बात करें तो सबसे ज़्यादा हमारा इंटरनेशनल ट्रेड चाइना के साथ में है। ठीक है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ओवरऑल मिला करके, फिर यूएसए आता है दूसरे नंबर पे, फिर यूएई, ऐसे कंट्रीज के सीक्वेंस चलती रहती है। रही सही में अभी गवर्नमेंट के पास में एक विंडो भी अवेलेबल, विंडो का मतलब एक गैप अवेलेबल है, कारण कि अभी मिड जून में जाकर के खरीफ की बुआई होगी, सोइंग होगी। तो अभी आपके पास में अप्रैल मई, ये अप्रैल मई और जून मिड तक लगभग 2.5 महीने का टाइम है, ये ऑप्शंस आप एक्सप्लोर कर सकते हो। दूसरा ये कि फार्मर्स को इस तरीके से एक कैंपेन चलाने की ज़रूरत है जिससे फार्मर्स को आप प्रोमोट कर सको, फार्मर्स को एक तरीके से पुश कर सको कि भाई डीएपी, यूरिया, एमओपी, ये जो फर्टिलाइजर्स है ना, इनकी बजाय हम दूसरे कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स यूज करें। इससे क्या होगा, फार्मर्स के डिपेंडेंस जब इन 3 महंगे फर्टिलाइजर्स पे कम होगी ना, तो इससे क्या होगा कि जो लागत है वो भी कम होगी, और कहीं ना कहीं चांसेस भी हैं कि फार्मर्स इस बात को मानेंगे भी। तीसरा ये कि जो यूरिया की जो मैक्सिमम रिटेल प्राइस है, मतलब मार्केट में जिस भाव पे यूरिया बिकती है, वो नवंबर 2012 से लेकर अभी तक बिल्कुल भी चेंज नहीं हुई है। इसका मतलब गवर्नमेंट क्या दे रही है, सब्सिडी। इससे क्या होता है, एक्सचेकर के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन आता है गवर्नमेंट पे, और बाकी जो सेगमेंट हैं उन सेगमेंट्स पे गवर्नमेंट फिर खर्च नहीं कर पाती है। तो बोले एक तो यूरिया की जो प्राइस है उसको हाइक करने की ज़रूरत है, कम से कम 25% से। ठीक है, यूरिया को एक तो रिप्लेस करवा दो पहले, और फिर उसके बाद में आप यूरिया की प्राइस भी हाइक कर दो। ठीक है, और एक तरीके से टाइम के साथ साथ में फार्मर्स को रेडी कर दो कि भाई यूरिया जो है अब उसकी प्राइस को गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं करेगी। जैसे पेट्रोल डीजल के भाव ऊपर नीचे होते रहते हैं ना इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से, बोलो उसी तरीके से अब गवर्नमेंट को डी कंट्रोल कर देना चाहिए। इवन फ्लैट पर एकड़ सब्सिडी रिजीम है ना, वो ला देना चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया कि एक फार्मर के पास में अगर 1 एकड़ या 10 एकड़ जमीन है तो उसको पर एकड़ के हिसाब से सब्सिडी सीधी उसके अकाउंट में दे दो, ना कि यूरिया को सस्ता करो। ठीक है ना, तो इससे क्या होगा, फार्मर्स भी फिर जुडिशियस यूज करेंगे यूरिया का, इन फर्टिलाइजर्स का। ऐसे नहीं मन में आया जितना यूरिया फेंक दिया, भाई सस्ता आया है, क्या क्या मतलब है, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। ये इंपॉर्टेंट 3 सजेशंस थे जो हमने देख लिए कि कैसे इसे एग्रीकल्चर क्राइसिस को हम हैंडल कर सकते हैं। आगे चलते हैं। अगला आर्टिकल है द केस अगेंस्ट रशिया। देखो इस आर्टिकल को लिखा गया है प्रभाष रंजन जी ने। देखो बात ऐसी है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में यूक्रेन गया और ये कहा कि रशिया ने इलीगली हमारे ऊपर मिलिट्री ऑपरेशन कंडक्ट किया है और आप ऑर्डर दो जिससे कि रशिया रुक जाए। तो ऐसे में यूनाइटेड नेशन की अगर प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन की बात हम करें, अभी मैंने टेलीग्राम चैनल पे एक इमेज शेयर की है जिसमें लिखा है मैंने ICJ वर्सेस ICC, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस वर्सेस इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों की जो ऑफिस है वो लोकेटेड कहाँ पर है, द हैग, नेदरलैंड्स में लोकेटेड है, पर दोनों में डिफरेंस बहुत है। इंडिया ICJ का मेंबर है, मतलब सिग्नेटरी है, बट ICC का नहीं है। ठीक है ना, तो आप उन डिफरेंसेस को जरूर देख लेना एक बार, अच्छी इंपॉर्टेंट इशू है, पॉइंट है उसमें, है ना। तो पॉइंट यहां पर यह है कि यूक्रेन ने जिस तरीके से ICJ में अप्रोच की, तो वहां पर ICJ ने ऑर्डर डिक्लेयर कर दिए कि अभी इंस्टेंटली वॉर को खत्म कर देना चाहिए रशिया को। तो इस केस में जो ICJ ने ये यूज किया है, यूक्रेन ने जो अप्रोच बनाई है ना अपनी ICJ में जाने की, उसके बारे में प्रोविजन दिया हुआ आर्टिकल 41 में। और वो प्रोविजन क्या है कि ICJ के अंडर में अगर कहीं पर भी कोई इशू इस तरीके से हो रहा है जो कि ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस क्रिएट कर रहा हो, दूसरी तरफ कि अभी तक तो चलो केस को जज करने में थोड़ी मुश्किलें आ रही हैं। कैसे, यूक्रेन का तो ये कहना है कि रशिया ने हमारे यहाँ पर इन्वेड करके जेनोसाइड मचा दिया, नरसंहार मचा रखा है, सबको मार रहा है, किलिंग कर रहा है, मास किलिंग। और दूसरी तरफ रशिया का ये कहना है कि यूक्रेन ने अपने यहाँ पर जो प्रो रशियन एथनिक इंडिविजुअल्स थे उनकी किलिंग कर रहा था, उनको एक तरीके से मास किलिंग उनकी चल रही थी, नाजिज्म प्रमोट कर रखा है। जैसे हिटलर ने ज्यूज को मरवाया था, बोलो उसी तरीके से प्रो रशियन इंडिविजुअल्स को यूक्रेन मार रहा है, तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए हमें यहां पर मिलिट्री ऑपरेशन कंडक्ट करना पड़ा। तो अभी तक तो देखो मेरिट्स के बेसिस पे एकदम प्रॉपर डिसीजन तो नहीं आ पाया है, पर सवाल यहां पर यह है कि ICJ के जो स्टैट्यूट है, जो एक पूरी लॉ बुक है, उसका आर्टिकल 41 है ना, उसके बेसिस पे यूक्रेन की इस एप्लीकेशन को एंटरटेन करते हुए ICJ ने यह कहा कि रशिया इमीडिएटली इस मिलिट्री ऑपरेशन को खत्म करे। अब देखो ये जो स्टेटमेंट दिया गया है,
इसको कंसिडर वैसे तो अभी तक इतने अच्छे से नहीं किया गया है, बट हाँ यूक्रेन का ये मानना है कि जिस तरीके से रशिया ने इन्वेड किया है यूक्रेन में, वो जेनोसाइड कन्वेंशन 1948 की एक कन्वेंशन है जो कि यूनाइटेड नेशन में फाइनलाइज हुई थी, जिसमें यह था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जिस तरीके से ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस आए थे, निर्दोष लोगों को मारा गया था, बोलो वो अब रिपीट ना हो दुनिया में फिर से, तो उसके लिए ये जेनोसाइड कन्वेंशन फाइनलाइज हुआ था। तो यूक्रेन का ये कहना है कि रशिया का ये जो इन्वेजन है ना, ये जेनोसाइड कन्वेंशन का वायलेशन है, और ये जेनोसाइड कन्वेंशन के अंडर में आईसीजे अपनी तरफ से स्टेटमेंट देता है कि जी रशिया जो है वो इस तरीके के जेनोसाइड वाले ऑपरेशन में इन्वॉल्व है, तो उस केस में रशिया को आईसीजे के ऑर्डर्स को मानना पड़ेगा। बात ठीक है कि आईसीजे जैसे ऐसे कई आईसीजे ने प्रीवियसली बहुत सारे ऐसे अपनी तरफ से स्टेटमेंट्स दिए हैं कि हाँ जी अब आपको मानना पड़ेगा। जैसे चाइना की बात की, साउथ चाइना सी के लिए भी इनका वर्डिक्ट आया, पर वहाँ पर चाइना ने बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दी। दूसरी तरफ रशिया को अगर ये डायरेक्शन दे दी गई है, तो इसमें भी कहीं ना कहीं व्लादिमीर पुतिन जैसे जो डिक्टेटर हैं, जो एक ओवर एम्बिशियस लीडर्स हैं, वो शायद ही आईसीजे के इस ऑर्डर को मानेंगे, इस डायरेक्शन को मानेंगे। अब देखो ये जो वर्डिक्ट आया है या फिर जो डिसीजन मेकिंग हुई है, इसके 3 पार्ट्स हैं। पहला पॉइंट तो ये कि प्राइमा फेसी एक बार अगर देखें तो यहाँ पर जेनोसाइड कन्वेंशन का जो प्रोविजन है वो कहीं ना कहीं अप्लाई होता हुआ दिखता है कि भाई रशिया ने अटैक कर दिया और कहीं ना कहीं यहाँ पर यूक्रेन के जो निर्दोष नागरिक हैं उनको मारने की कोशिशें की गई। पर रशिया ने इस मुद्दे को साइडलाइन कर दिया, क्या कह के कि भाई यूक्रेन में पहले से ही एक तरीके का नाजिज्म का माहौल बन रहा था, तो ऐसे में यूएन चार्टर का आर्टिकल 51 है, उसके तहत रशिया ने क्या कहा कि यूक्रेन की सरकार और यूक्रेन के जो लोकल्स हैं वो बोले जो रशियन एथनिसिटी के या प्रो रशियन इंडिविजुअल्स जो कि लुहांस और डोनेत्स्क वाले एरिया में रहते हैं, जिनको अभी रिपब्लिक डिक्लेयर कर भी दिया है रशिया ने कि हाँ भाई ये इंडिपेंडेंट हैं, तो बोला वहां पर ऑलरेडी जेनोसाइड चला रखा था इन्होंने। मतलब रशिया यूक्रेन पे उल्टा कर रहा है कि यूक्रेन ने जेनोसाइड चला रखा था, इसलिए हमारे पास में सेल्फ डिफेंस का अधिकार था, आर्टिकल 51 ऑफ यूएन चार्टर, इसलिए हमने इन्वेड कर दिया। दूसरी तरफ आईसीजे ने जो बात बोली, इस मुद्दे को तो इतना ज्यादा हाईलाइट नहीं किया, पर जो आईसीजे का स्टेटमेंट था वो क्या था कि भाई यहां पर जिस तरीके से डिस्प्यूट को हम समझ रहे हैं ना, तो ये मैटर ऑफ सब्सटेंस है, ना कि क्वेश्चन ऑफ फॉर्म ऑफ प्रोसीजर। कहने का मतलब ये कोई कानूनी कार्रवाई नहीं लग रही है, यहां पर यूं लग रहा है कि बहुत कुछ आप सॉलिडली चेंज करना चाह रहे हो, ठीक है। तो ऐसे में इसके पीछे क्या एविडेंस है? आईसीजे ऐसे कैसे बोल सकता है कि भाई प्रोसीजरल स्टेप नहीं है, ये तो सब्सटेंशियल स्टेप है। दैट मीन्स आप ग्राउंड लेवल पे रियलिटीज को चेंज करना चाह रहे हो। तो इसके पीछे कारण है जिस तरीके से 2014 में रशिया ने क्रीमिया को हड़पा था मिलिट्री ऑपरेशन के बेसिस पे, बोला उसी तरीके से अभी डोनेत्स्क और लुहांस्क रीजन में भी इसी तरीके का माहौल बनाया जा रहा है। तो एक तो पॉइंट यहां पर क्या आ गया कि डाउट क्रिएट हो गया। बेशक अभी क्लियर नहीं कहा है आईसीजे ने कि हाँ भाई कौन कल्प्रिट है, कौन वहां पर विक्टिम है, ऐसा कुछ नहीं कहा है, बस ये कहा है कि इस वॉर को रोक दो एक बार आप, ठीक है। दूसरी तरफ रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने क्या कहा आपको पता है, यूक्रेन ऑलरेडी बोला हमारे वहां पर जेनोसाइड कर रहा है। तो एक तो आर्ग्यूमेंट देखो ये निकल के आया है। दूसरा जो आर्ग्यूमेंट है दैट इज कि एक बार तो इस ज्यूरिसडिक्शन को अगर हम देखें तो इसमें यह था कि प्रोविजनल मेजर्स लिए गए हैं कि भाई ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करना एक प्राइम टारगेट है, कि कैसे भी करके दोनों पार्टीज में जो लोगों की, निर्दोष लोगों की जानें जा रही हैं, उनकी बेसिक नीड्स फुलफिल नहीं हो रही है, उनके अधिकारों का हनन हो रहा है, तो पहले तो उनको प्रोटेक्ट किया जाए। दूसरा फिर जो अधिकार जेनोसाइड कन्वेंशन के अंडर है उसको अभी तक इतना ज्यादा इंपोज नहीं करने के एफर्ट किए गए। क्यों? क्योंकि जेनोसाइड वाले में तो क्लियर होगा ना कि पहले किसने किया है, क्लियर भी तो नहीं अभी तक। तो पर जो मेन इशू है वो क्या कि ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्शन एक बार मिल जानी चाहिए। फिर पॉइंट ये निकल के आता है कि जिस तरीके से रशिया के जो एक्शंस हैं वो है यूक्रेन में आकर के अटैक करना उसी की जमीन में, तो ऐसे में एक कंट्री की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी कॉम्प्रोमाइज हुई है। तो बोला एक ये चीज भी अपने आप में कंसर्निंग दिखती है,
ठीक है, जेनोसाइड का जो कन्वेंशन है वो तो देखो हम हमारे हिसाब से देख लेंगे आगे टाइम के साथ में, मेरिट्स को जब एनालाइज करेंगे। बट जिस तरीके से आपने मिलिट्री ऑपरेशन कंडक्ट किया है, एक कंट्री की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को कॉम्प्रोमाइज किया है, वो तो इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल चीज नहीं है ना। दूसरी चीज, मान लो यूक्रेन में अगर जेनोसाइड कन्वेंशन का वायलेशन हो रहा था, जैसे कि रशिया आर्ग्यू कर रहा है, तो आप एक चीज बताओ, क्या आपके पास में यूनिलैटरली मिलिट्री एक्शन लेने का अधिकार था? भाई यूक्रेन में अगर जेनोसाइड हो रहा था तो आपके पास में तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट है, भाई वीटो पावर है आपके पास में वहां पे, तो वहां पर क्यों नहीं उठाया आपने सवाल, जबकि आपने मिलिट्री ऑपरेशन कंडक्ट कर दिया? क्या किसी पड़ोसी देश के पास में इतना अधिकार होता है कि एक पड़ोसी देश में जेनोसाइड हो रहा है तो वहां पर वो इन्वेड ही कर देगा, मिलिट्री ऑपरेशन कंडक्ट कर देगा? यहां पर ये दूसरा पॉइंट यहां पे हाईलाइट होता है। इसके आगे अगर देखें, थर्ड जो पॉइंट है वो ये कि अभी जो प्रोविजनल मेजर्स आईसीजे ने लिए हैं कि कैसे भी करके अभी आप एक बार सेटलमेंट करो, ठीक है, तो वही चीज है कि आप इस तरीके से यूक्रेन के जो राइट्स हैं आप उनको भी हार्म नहीं कर सकते। साथ में आपको पता है कितना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन वहाँ पे रशिया ने मचाया है, कितनी सिटीज़ को बिल्कुल कब्रिस्तान में कन्वर्ट कर दिया है, बोला उसका हर्जाना कौन भुगतेगा? तो इस तरीके से ये तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जिसमें आईसीजे ने अपने वर्डिक्ट या अपना जो डिसीजन है वो दिया है। अब देखो बात ऐसी है कि रशिया को डायरेक्शन तो दे दी गई है, पर रशिया इन इंटरनेशनल प्रोविजंस को या फिर जो आईसीजे की गाइडलाइन है इसको अगर वायलेट करता है तो ये बहुत ही ज़्यादा बेशर्मी वाला काम होगा। दूसरी चीज़, आईसीजे के रूलिंग्स को अगर कोई भी वायलेट करता है ना तो उसमें फिर बाद में वो मुद्दा कहाँ पहुंचेगा? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, कि भाई आईसीजे की बात उस पर्टिकुलर कंट्री ने नहीं मानी तो उसके खिलाफ में कार्रवाई होनी चाहिए। तो आपको पता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में तो 15 मेंबर्स होते हैं, उनमें से 5 परमानेंट है, उनमें से एक रशिया है। तो रशिया के खिलाफ में ही अगर आईसीजे के वायलेशन को लेकर के कोई रेजोल्यूशन लाया जाएगा सिक्योरिटी काउंसिल में तो रशिया वहां पर वीटो करेगा कि नहीं? तो इसका मतलब यहां पर आईसीजे की रूलिंग्स जो हैं वो बोलने को तो बाइंडिंग है, पर जो कुछ कहता है ना कि कुछ डाउट करने वाले जो एक्सपर्ट्स हैं उनका ये कहना है कि लगता नहीं है कि रशिया इस बात को मानेगा, क्योंकि जिस तरीके से व्लादिमीर पुतिन का जो एक बिहेवियर देखने को मिल रहा है, जिनके अगेंस्ट में इतने सैंक्शंस लग गए हैं, तो लगता नहीं है कि इंटरनेशनल लॉ को वो मानेंगे। वैसे अगर देखा जाए तो एक अच्छे ग्लोबल ऑर्डर को मेंटेन करने में इंटरनेशनल लॉज को जब तक कोई फॉलो नहीं करेगा हर एक कंट्री, तब तक सही सिस्टम नहीं बनेगा। ठीक है, आज जिस तरीके से ग्लोबल ओपिनियन बना हुआ है रशिया के खिलाफ, ये और ज्यादा बढ़ता चला जाएगा, और रशिया अगर इस चीज को इग्नोर करता है ना तो लॉन्ग टर्म में रशिया को इसके नुकसान भी उठाने पड़ेंगे। तो आईसीजे का वर्डिक्ट, 3 ओपिनियन, और फिर बाद में रशिया का क्या एक्शन हो सकता है और क्यों रशिया को ये आईसीजे की गाइडलाइंस को मानना चाहिए, ये पॉइंट्स हमने यहां पर समझे। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है इक्वालिटी एज अ होल। आर्टिकल को लिखा है यहां पर मीरा चंदा बोरवनकर ने। ठीक है, इनका ये कहना है कि 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन डे के तौर पे हम ऑब्जर्व करते हैं, तो तमिलनाडु की पुलिस ने अपनी तरफ से एक एफर्ट किया कि एक पुलिस ऑफिसर, वुमेन पुलिस ऑफिसर को हेड बना दिया जाए। इससे क्या होगा कि एक तरीके से सिंबॉलिकली हम ये कहेंगे कि वुमेन एम्पावरमेंट का काम कर रहे हैं। तो यहीं से शुरुआत होती है कि वाकई में क्या आप एक दिखावा ही करना चाहते हो कि 24 घंटे के लिए एक लेडी पुलिस ऑफिसर को आपने हेड इंचार्ज बना दिया उस पुलिस थाने का, तो क्या उससे एक वुमेन का एम्पावरमेंट इतने से में हो गया या कुछ और सब्सटेंशियल करने की ज़रूरत है? इससे पहले 1990 के टाइम पे बताया जा रहा है यहाँ पे कि चेन्नई में फर्स्ट ऑल वुमेन पुलिस स्टेशन भी स्टैब्लिश किया गया था। फिर बाद में टाइम बीतने के साथ साथ में ये जो एक्शन था कि हाँ भाई केवल ऑल वुमेन पुलिस स्टेशन जो क्रिएट किया, मतलब डिसाइड हुआ था, उसका जो एक आइडिया था वो कहीं ना कहीं डाइल्यूट हो गया। क्योंकि अब टाइम की अगर बात करें तो ज़्यादातर स्टेट्स या फिर आप यूटीज़ में देखोगे ना तो लगभग 30% तक वुमेन्स को रिजर्वेशन दिया हुआ है पुलिस में जॉब के लिए। तो सवाल ये है कि ये जो चीज़ें आप कर रहे हो, क्या ये आउटकम हमें ग्राउंड रियलिटीज़ पे चेंजेस आते हुए दिख रहे हैं क्या? एक वुमेन को अगर समस्या है, ठीक है, और वो अगर जस्टिस चाहती है और उसको लगता है कि कहीं पर पुलिस ऑफिसर अपॉइंटेड हो
लेडी पुलिस ऑफिसर अपॉइंटेड हो तो वहां पर जाकर के मैं मेरी ग्रीवांसेस को रिड्रेस कराऊं, बजाय इसके अब उसके लिए चाहे उसको 10 किलोमीटर की डिस्टेंस पे जाना पड़ रहा है, बजाय इसके कि 1-1.5 किलोमीटर की डिस्टेंस पे पुलिस स्टेशन है पर वहां पर कोई लेडी ऑफिसर नहीं है, इसलिए वो वुमेन क्या सोचती है कि भाई मुझे तो वहीं पे पहुंचना चाहिए जहां पर एक लेडी हो जो मेरी सुन सके। तो पॉइंट क्या आ रहा है यहां पर, एम्पावरमेंट क्या एक सिंबॉलिकल अपॉइंटमेंट या सिंबॉलिकल ऑल वुमेन डेडिकेटेड पुलिस स्टेशन बनाने से ही काम थोड़े ना चलेगा। हमें जरूरत है मेल जो हैं पुलिस ऑफिसर उनको सेंसिटाइज करना कि भाई वुमेन से रिलेटेड जो इश्यूज आते हैं ना उनको आप सीरियसली लो। इसके आगे अगर देखें, जब से ये रिजर्वेशन की बात की गई है ना, का कितना लगभग 30% के लगभग रिजर्वेशन अवेलेबल है ज़्यादातर पुलिस फोर्सेस में अलग अलग स्टेट्स में। तो इसके चलते जो पॉलिटिकल लीडरशिप है या पुलिस में जो लीडर्स हैं उनका ये रोल बनता है कि ये एक ग्राउंड रियलिटी में कन्वर्ट हो। ऐसा नहीं कि कागजों में तो 30% आपने रिजर्वेशन दे दिया बट रियल सेंस में जाकर के देखो तो आपको कुछ और ही दिखता है। कैसे? यहाँ पर डेटा बताया जा रहा है ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट का, जिसमें यह है कि अभी तक आप देखो कि पुलिस में जितने भी पर्सनल्स हैं उनमें से केवल 10% रिप्रेजेंटेशन है वुमेन का। अब आप देख लो यहाँ पर कि कहाँ 30% की बात कर रहे हो, कहाँ ऑल वुमेन पुलिस स्टेशन की बात कर रहे हो और कहाँ केवल 10% रिप्रेजेंटेशन आ रहा है। इसमें भी आप देखोगे सबसे ज़्यादा जो वुमेन रिप्रेजेंटेशन है ना पुलिस में वो कहाँ पर है, बिहार में 25%, दूसरा हिमाचल प्रदेश में 19%, तमिलनाडु में 18%। ये कुछ स्टेट्स है जहां पर एनकरेजिंग डेटा शो होता है। दिल्ली में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि वुमेन रिप्रेजेंटेशन इन पुलिस ये ज़्यादा हो, अभी केवल 12% ही रिप्रेजेंटेशन, इसको बढ़ना चाहिए। और अगर यूटीज़ की हम बात करें तो चंडीगढ़ और लद्दाख ये दो यूटीज़ हैं जो अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, जहां पर पुलिस फोर्स में 18% तक वुमेन रिप्रेजेंटेशन है। और सबसे बुरा अगर कोई परफॉर्म कर रहा है तो वो है जम्मू कश्मीर, जहां पर वुमेन रिप्रेजेंटेशन बेयरली 3% है। तो ज़रूरत क्या है, हमें केवल रिक्रूटमेंट करने से काम नहीं होगा, हमें जेंडर सेंसिटाइजेशन भी लाने की ज़रूरत है। चाहे पॉलिटिकल लीडरशिप की बात करो चाहे पुलिस लीडरशिप की बात करो, नहीं तो जो आप बातें कर रहे हो ना वो बातें फिर फेल ही होंगी, कभी भी आपको कुछ रिजल्ट अचीव नहीं होगा। फिर बात आती है कि भाई रिक्रूटमेंट से ही कोई काम तो होगा नहीं, ये तो क्लियर है। तो जरूरत है रिक्रूटमेंट के बाद में प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए। ठीक है, जितने भी पुलिस के सब्जेक्ट होते हैं उन सब में, ऐसा नहीं कि हाँ जी पुलिस में अगर लेडीज हैं उनको इंडक्ट कर लिया, हाँ जी आप कंप्यूटर सेक्शन में काम करोगे, आपकी काउंसलिंग का काम रहेगा, आप रिसेप्शन डेस्क पे बैठ जाओगे। तो बोले ये चीज़ें तो एक तरीके से आप उनको वीकर साबित करने के एफर्ट्स कर रहे हो। इन सारी टेंडेंसीज को डिस्करेज करने की जरूरत है। जितने भी पुलिस के सब्जेक्ट्स हैं ना उन सब में ट्रेनिंग मिलनी चाहिए वुमेन ऑफिसर्स को, जिससे कि वो अपना काम इजीली कर सके। और एक होता है ना कि वुमेन का जो रोल है एक्चुअल में तभी फाइनलाइज हो पाएगा। और देखा जाए तो जो इंफ्रास्ट्रक्चरल चैलेंजेस है ना पुलिस स्टेशंस पे, जैसे चेंजिंग रूम की व्यवस्था होनी, टॉयलेट बनाने, वो चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बनने चाहिए। इसके लिए सेंटर फॉर पुलिस रिसर्च पुणे 2015-16 की एक रिपोर्ट यहाँ पर बता रहे हैं, जिसमें जेंडर फ्रेंडलीनेस ऑफ महाराष्ट्र पुलिस, इसमें ये चीज़ें फाइनलाइज हुई थी कि वाकई में इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करना चाहिए। और जितने भी पुलिस डिपार्टमेंट्स होते हैं, पुलिस में भी जितने भी सेक्शंस हैं, उन सब की ट्रेनिंग वुमेन पुलिस ऑफिसर्स को देनी चाहिए। केवल उनको अलग अलग जो सेफ जोन वाले जो काम है वो मत दो, सारी दो। साथ में लीडरशिप की ट्रेनिंग भी होनी चाहिए, एक्सपीरियंस शेयरिंग होनी चाहिए। इसके लिए वर्कशॉप कंडक्ट कराओ कि जो मेल ऑफिसर्स हैं वो फीमेल्स के साथ में इंटरेक्ट करें, अपने एक्सपीरियंसेस को बताएं, उनको एम्पावर करें। ठीक है, दूसरी चीज़ कि एक इंडिविजुअल अगर मेल पुलिस ऑफिसर है और उसके पास में अगर कोई वुमेन अपनी प्रॉब्लम को ले जाने से डर रही है, तो यहाँ पर हमें ज़रूरी है कि मेल पुलिस ऑफिसर्स है ना उनको भी आप जेंडर सेंसिटाइज करो, उनको भी इस चीज़ के लिए अलर्ट करो कि आपको वुमेन से रिलेटेड इश्यूज़ को भी समझना होगा, टैकल करना होगा। साथ में जो ट्रेडिशनल मेथड बना हुआ है मस्कुलाइन या अथॉरिटेरियन वे, कि हाँ भाई पुलिस स्टेशन में तो केवल क्या मर्द ही रह सकते हैं, इन शॉर्ट, या हम कहें हमारी एक टिपिकल लैंग्वेज में, तो बोला उस चीज़ की ज़रूरत है कि हम उसको कन्वर्ट करें विमेन का इंडक्शन करके प्रॉपर मैनर में। ठीक है, एक स्मूथ ट्रांजिशन होना चाहिए जिसमें ट्रेनिंग हो, किसके लिए, जेंडर स्पेसिफिक इश्यूज में, रिस्पेक्ट हो, कोऑपरेशन हो मेल और फीमेल में, और एक इंटीग्रल पोर्शन के तौर पे, इंटीग्रल पार्ट के तौर पे इन सारी चीज़ों को पुलिस ट्रेनिंग में ऐड ऑन कर दो। ठीक है, साथ में रिफ्रेशर कोर्सेज हैं,
वो आप प्रोवाइड जब करते हो तो उस टाइम पर भी वर्कशॉप इस तरीके की कंडक्ट करो कि भाई पुलिस ऑफिसर्स जो हैं वो जेंडर सेंसिटिवली काम करें और वहाँ पर वुमेन रिप्रेजेंटेशन प्रॉपर देखने को मिले। साथ में सिटीजन्स की जो ग्रीवांसेज है उनको टाइमली एड्रेस किया जाए। ऐसा नहीं कि कोई रेप विक्टिम है, उसको परेशानी आ रही है, उसकी कोई प्रॉब्लम को कोई सुन ही नहीं रहा है, ठीक है। साथ में इस तरीके की पॉजिटिव मैसेजिंग जो है वो लीडर्स के बीच में फ्लॉट भी होनी चाहिए। तो ऐसे में बात ऐसी है कि एक पुलिस स्टेशन जो है ना ऑनेस्ट ट्रांसपेरेंट मैनर में काम करेगा ना सिटीजन्स के लिए, उसके लिए मेल और फीमेल दोनों का रिप्रेजेंटेशन प्रॉपर होना चाहिए। तो ऐसे में केवल आप सिंबॉलिक काम कर रहे हो ना कि हाँ जी जो लेडी फिगर्स हैं जो भी पुलिस फोर्स में, उनको केवल आपने केवल ड्रेस कोड दे दिया तो वो पुलिस ऑफिसर हो गई, ऐसा नहीं है। उनके काम को भी आपको हार्नेस करने की ज़रूरत है। केवल ऑल वुमेन पुलिस स्टेशन डिक्लेयर करने से कुछ नहीं होगा। आप बनाओ आराम से पुलिस स्टेशन जिसमें मेल रिप्रेजेंटेशन भी हो, बट साथ में फीमेल इंडक्शन भी होना चाहिए वहाँ पर। तब जाकर के ये जो डिस्क्रिमिनेशन है ना हमारे यहाँ पर सोसाइटी में वो कम होगा। हमारे यहाँ पर आर्टिकल 15 कहता भी क्या है भाई, द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट विद द सिटीजन्स ऑन द बेसिस ऑफ RRCSP, दैट मीन्स रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। तो इसमें जेंडर हो, कास्ट हो, क्लास हो या रिलीजन हो, इसके बेसिस पे कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, ठीक है। हमें नॉलेजेबल, स्किल्ड और कॉम्पिटेंट लॉ इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज़ की ज़रूरत है, और इसके लिए मेल और फीमेल में डिस्क्रिमिनेशन करो अच्छी बात नहीं है। तो ये वुमेन एम्पावरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट आर्टिकल था जो हमने देखा। तो ये केवल पुलिस पे नहीं, आप कहीं पर भी इसी तरीके के सजेशन दे सकते हो कि केवल चेहरे के तौर पे आप डिसाइड करो। जैसे ये बोलता जाता ना कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में वुमेन को रिप्रेजेंटेड, लोकल जो बॉडीज होती है उनमें इलेक्शन में वुमेन को रिप्रेजेंटेशन के 33% रिजर्वेशन मिलता है, पर एक क्या क्रिटिसिज्म आता है, बोला चेहरे तो औरतें बन जाती हैं, चेहरे तो लड़कियां बन जाती हैं, बट उनके पीछे जो डिसीजन मेकिंग होती है वो उसके पति की होती है या उसके पिता की होती है। तो बोलो वो चीज़ तो फिर बाद में कहाँ पर आपने जेंडर एम्पावरमेंट किया है, वुमेन एम्पावरमेंट किया, ये क्रिटिसिज्म आता रहता है। तो ऐसे में हमें हर सेगमेंट पे ये एनालिसिस अप्लाई हम कर सकते हैं। तो देखो 4 आर्टिकल्स से चारों को देख लिया। थैंक यू वेरी मच।